बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 4 को स्टार्ट करते हैं और दिस इज अबाउट लिक्विड एंड सॉलिड। अब जैसा कि आप लोग ने पहले जो चैप्टर डिस्कस किया, थर्ड चैप्टर वाज अबाउट गैसेस। अब ये जो नंबर 4 है, दिस इज अबाउट लिक्विड एंड सॉलिड। अब बच्चों इसमें हमने जो टॉपिक डिस्कस करने हैं वो है आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हैं? आप कहते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी कि वो फोर्सेस जो कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बिटवीन प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। अब बच्चों एक और फोर्स होती है जिनको इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। अब जस्ट आप इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस आपके माइंड में होने चाहिए कि जो विद इन मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल में जो मौजूद एटम्स हैं, लेट्स सपोज है तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने होल्ड करके रखा हुआ है, दैट इज नोन एज इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस आप क्लास 9 में डिस्कस करके आए हैं। यहाँ पे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिस्कस करेंगे जो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होगी। और ये बच्चों हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सेकंड वन इज आयन डायपोल फोर्सेस, थर्ड वन इज इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, इनको लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहा जाता है। फोर्थ वन इज डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस एंड फिफ्थ वन आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने जो फोर्सेस डिस्कस करनी है वो जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, उसमें पहली है डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सेकंड वाली एक्सक्लूडेड है, थर्ड है आपके पास लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, उसके बाद डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि आयन डायपोल फोर्सेस यहाँ पे हमने डिस्कस नहीं करनी। अब बच्चों पहली जो आपके पास है वो है डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आप कहते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल नोन एज डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कि एक मॉलिक्यूल, जैसा कि यहाँ पे अगर HCl का आप केस देखें तो HCl में यहाँ पे क्लोराइड का नेगेटिव एंड है और यहाँ पे दूसरे HCl का ये पॉजिटिव एंड है। तो अब बच्चों इसका नेगेटिव एंड और इस HCl का जो पॉजिटिव है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अब बच्चों इस अट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। सिमिलरली अगर आप क्लोरोफॉर्म देखिए, ये क्लोरोफॉर्म है, ये जो आपका स्ट्रक्चर है CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर है। अब क्लोरोफॉर्म में अगर आप देखें तो क्लोरोफॉर्म में यहाँ पे हाइड्रोजन पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पर पार्शली नेगेटिव चार्ज है। तो ये एक मॉलिक्यूल का पार्शली पॉजिटिव एंड आ गया, ये दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शली नेगेटिव एंड आ गया। तो ये पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव एंड के दरमियान ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको आप डायपोल फोर्स अट्रैक्शन कहिए। और बच्चों ये बात आपने माइंड में रखनी है कि जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज है उनको आपने डॉटेड लाइन से शो करना है, जैसे कि यहाँ पे आपने डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है। और जो अब देखो ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ये जो बॉन्ड है ना, जिसको आपने परमानेंट लाइन से शो किया हुआ है, ये कोवलेंट बॉन्ड है और ये इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स है। इंट्रा मीन विद इन मॉलिक्यूल और इंटर मीन बिटवीन द मॉलिक्यूल। कि ये एक क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल है, इन दोनों के दरमियान ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आप कहते हैं डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दीज आर प्रेजेंट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड जितनी डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होंगी उतनी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। अब तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? वो प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो गया। ये जो प्रॉपर्टीज है ये आपकी बढ़ती जाएगी जितना डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। अब जो नेक्स्ट पास है सेकंड जो हमने केस देखना है वो है आपके पास डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बाद, एक मिनट तरतीब जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, सेकंड जो हमारे पास टाइप है वो है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। अब तो थोड़ा सा अगर आप इनके नाम पे अगर फोकस करें
तो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल यानी कि एक वो मॉलिक्यूल होगा जो कि पोलर होना चाहिए और दूसरा मॉलिक्यूल जो कि नॉन पोलर होगा, लेकिन वो जो पोलर मॉलिक्यूल है वो उस नॉन पोलर मॉलिक्यूल को भी पोलर कर देगा। तो एज ए रिजल्ट वो जो एक पोलर मॉलिक्यूल और दूसरा जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उनके बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर नोन एज डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। अब कहते हैं कि डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, द पॉजिटिव एंड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। अब ये लेट्स सपोज आपके पास एक पोलर मॉलिक्यूल है, इससे अब पोलर मॉलिक्यूल वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव एंड है, इधर क्या है, नेगेटिव एंड है। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है, ये इसका पॉजिटिव एंड सेंटर में है और बाहर जो इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है अराउंड द स्पेस। तो ये आपके पास कौन सा हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया, ये क्या हो गया, पोलर मॉलिक्यूल हो गया। कहते क्या होगा, जो पोलर मॉलिक्यूल है उसका जो पॉजिटिव एंड है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स उनको अपनी तरफ क्या अट्रैक्ट करेगा। जब ये इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये जो पोलर मॉलिक्यूल है, ये पोलर मॉलिक्यूल जब इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो एज ए रिजल्ट इसके इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक साइड पर हो जाएंगे, जैसा कि ये हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक साइड पे हो गए और न्यूक्लियस जो है ना वो न्यूक्लियस आप देखें यहाँ ये इसका पॉजिटिव एंड हो गया। अब ये जो कंपाउंड है ये भी पोलर हो गया। अब लेकिन ये जो पोलैरिटी है ये इस पोलर कंपाउंड की वजह से इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के ऊपर पोलैरिटी क्रिएट हुई। तो ये जो पोलैरिटी है दिस इज नॉन एज इंड्यूस्ड डायपोल। और ये जो है ना ये पोलर है, बाय नेचर पोलर है। तो एक कंपाउंड जो कि नेचर पोलर हो और दूसरा जिसपे पोलैरिटी आप खुद इंड्यूस करें, तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉन एज ए डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो दूसरा नाम है वो है डेबाय फोर्सिंग, DEBY, डेबाय, यहाँ पे डेबाय फोर्सिंग को कहा जाता है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस को। नेक्स्ट पे जो हमारे पास जो थर्ड टाइप है वो है इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो दूसरा है वो है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब बच्चों इनको लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहा जाता है। अब ये जो फोर्सेस है ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो है ना वो आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए। अगर दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है और उनके बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, या फिर इनको लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहा जाता है। अब जो ये जो लंदन डिस्पर्शन फोर्स है इनको कहते हैं मोमेंट्री फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मोमेंट्री क्या होती है, जो एक लम्हे के लिए बने, एक मूवमेंट के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन instantaneous dipole and induced dipole is known as London dispersion forces। अब ये आपने ये देखना होगा कि इंस्टेंटेनियस डायपोल कौन सा होता है और इंड्यूस्ड डायपोल कौन सा है। इन दोनों को हम देखते हैं, इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब जो ऐसे होगा कि आपके पास ये जो फोर्सेस है दीज आर प्रेजेंट बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसा कि हाइड्रोजन और हीलियम हो गए। तो अब अगर हम हीलियम का केस कंसिडर करें तो अब अगर एक हीलियम का मॉलिक्यूल जो कि नॉन पोलर है, अब उसकी वेसिनिटी से उसके पास से दूसरा हीलियम का मॉलिक्यूल गुजरेगा। अब देखिए लेट्स सपोज ये एक हीलियम का मॉलिक्यूल है। अब ये हीलियम का मॉलिक्यूल आपके पास नॉन पोलर है, ये दूसरा हीलियम का मॉलिक्यूल ये भी क्या है, पोलर है। अब कहते हैं कि जब ये हीलियम का मॉलिक्यूल इस दूसरे हीलियम के मॉलिक्यूल के पास से गुजरेगा तो एज ए रिजल्ट इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और इसके जो न्यूक्लियस है, इसका जो न्यूक्लियस है वो इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। एज ए रिजल्ट के इलेक्ट्रॉन इस साइड पे आ जाएंगे। तो एज ए रिजल्ट यहाँ पे देखें इस पे कौन सा चार्ज आ गया, इस एंड पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये जो सेकंड दूसरा एंड है उधर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब बच्चों ये जो मॉलिक्यूल है इस पे अब ये पोलर हो गया है, लेकिन ये जो पोलैरिटी क्रिएट हुई ये इंस्टेंटेनियस डायपोल है। फॉर अ टाइम बीइंग के लिए ये पोलर बना, इस वजह से इसको क्या इंस्टेंटेनियस डायपोल कहेंगे। आप कहते हैं ये इंस्टेंटेनियस जो डायपोल है ये जो दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब देखे अब ये जो इंस्टेंटेनियस डायपोल है, अब ये इसके इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा और एज ए रिजल्ट इसका न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट होगा। तो एज ए रिजल्ट होगा क्या कि ये जो आपके पास इंस्टेंटेनियस पोल है ये इस दूसरे नॉन पोलर को भी क्या कर देगा, पोलर बना देगा। एज ए रिजल्ट ये आपके पास इंस्टेंटेनियस डायपोल आ गया और ये कौन सा है आपके पास, इंड्यूस्ड डायपोल हो गया।
एक इंस्टेंटेनियस डायपोल था, उसने दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल को भी पोलर बना दिया, वो क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड डायपोल हो जाएगा। अब बच्चों एक इंस्टेंटेनियस डायपोल, दूसरा इंड्यूस्ड डायपोल, इन दोनों के दरमियान ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉन एज ए लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज या फिर इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है। अब बच्चों ये जो आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, इनको लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि फ्रिट्ज लंडन साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले इनको एक्सप्लेन किया था इन फोर्सेस को, इस वजह से लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहा था, फ्रिट्ज लंडन के नाम पे इनको लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं। लेकिन बच्चों ये मोमेंटरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब क्या होगा, ये जो इंस्टेंटेनियस और इंड्यूस्ड डायपोल जैसे ही एक दूसरे से थोड़ा सा अवे होंगे तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि ये दोबारा जो मॉलिक्यूल्स हैं जब भी एक दूसरे से दूर होंगे तो ये दोबारा इस तरह से क्या हो जाएंगे, नॉन पोलर हो जाएंगे। तो एज अ रिजल्ट इनमें ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। अब बच्चों हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन है कि डिफाइन लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज एंड एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज। अब बच्चों हमने इसके फैक्टर को डिस्कस करने हैं जिन पे लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज जो है ना वो डिपेंड करती है। तो अब हमारे पास तीन फैक्टर हैं। फर्स्ट वन, साइज ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को आपने डिस्टॉर्ट करना है तो जितना मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा या एटम का साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होगी, स्ट्रांग होगी। जब न्यूक्लियर की अट्रैक्शन होगी अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, जब न्यूक्लियर की अट्रैक्शन कम होगी तो एज अ रिजल्ट वहां पे डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन का मतलब क्या है, डिस्टर्ब करना, कि यानी कि उसके एक साइड पे पॉजिटिव बन जाए दूसरी साइड पे नेगेटिव एंड बन जाए, इसे क्या कहते हैं, डिस्टॉर्शन कहते हैं। अब बच्चों जितना एटम साइज का ग्रेटर होगा, जितना ग्रेटर साइज का एटम होगा तो उसकी डिस्टॉर्शन करना हमारे लिए ही होगा। जितनी डिस्टॉर्शन इजी होगी लंडन डिस्पर्शन फोर्स उतनी क्या होंगे, स्ट्रांग होगी। अब कहते हैं ग्रेटर द साइज ऑफ एटम और मॉलिक्यूल stronger will be the London dispersion forces because distortion of electronic cloud of large size atom or molecule is easy। तो लार्ज साइज की डिस्टॉर्शन जो है वो क्या होती है, इजी होती है। अब नेक्स्ट हम इसके दूसरा जो है वो उसको हम देखते हैं। सेकंड बच्चों इसमें अब एग्जांपल हम देखते हैं। ये जो आपके पास फैक्टर्स हैं इसमें आप देखें तो हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि जो नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस आपके पास ग्रुप 8 के एलिमेंट्स को हम नोबल गैसेस कहते हैं। तो आप कहते हैं जो नोबल गैसेस है ना, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो इंक्रीज करते हैं। अब बच्चों इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की इंक्रीज करने की यही है क्योंकि जो टॉप टू बॉटम आप नोबल गैसेस में मूव कर रहे होते हैं तो उनका साइज इंक्रीज करता है ना। तो जब बच्चा साइज इंक्रीज करेगा ना तो साइज इंक्रीज करने होगा तो उनके डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बिकम इजी। तो जितना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डिस्टॉर्शन इजी ना बच्चों तो उतना उनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज आपके पास स्ट्रांग होंगे। ओके, नेक्स्ट बच्चों जो आपके पास है वो है पोलराइजेबिलिटी। अब बच्चों पोलराइजेबिलिटी क्या चीज है, पोलराइजेबिलिटी ये है कि अभी जो हम बार बार बात कर रहे हैं डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, तो अगर डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जितना इजी होगा, जितना आसानी से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब किया जा सकता है, तो वो जो डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ना, दैट इज नोन एज पोलराइजेबिलिटी। The easy with which the electronic cloud can be distorted is known as polarizability। जितना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट करना इजी होगा आप कहोगे उतनी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, और जितना डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मुश्किल होगा आप कहेंगे पोलराइजेबिलिटी जो है ना वो क्या है, वीक है। अब कहते हैं कि जो इस एग्जांपल हेलोजन की बताता है कि हेलोजन जो है जो ग्रुप 7 के एलिमेंट्स हैं उनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है आपके पास। तो अब बच्चों उनकी जो फिजिकल स्टेट है, जो रीन और क्लोरीन है वो दोनों गैसेस हैं आपके पास। जो ब्रोमीन है वो आपके पास क्या है, लिक्विड है, और जो आयोडीन है वो आपके पास क्या है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो अब बच्चों ये फ्लोरीन जो कि गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट रहा है और आयोडीन जो कि सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी क्या वजह है, इसकी रीजन ये है कि फ्लोरीन का साइज छोटा है, उसकी पोलराइजेबिलिटी कम है। पोलराइजेबिलिटी होगी तो एज अ रिजल्ट उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस वीक होंगी। लेकिन आयोडीन क्योंकि उसका साइज ग्रेटर है, ग्रेटर साइज की वजह से उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी तो उसमें लंडन डिस्पर्शन स्ट्रांग होगी, तो एज अ रिजल्ट वो आपके पास से सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ये सेकंड फैक्टर हो गया आपके पास पोलराइजेबिलिटी का।
नेक्स्ट बच्चों जो थर्ड फैक्टर है वो हमारे पास है ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। अब किसी मॉलिक्यूल के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स जो है ना वो ज्यादा होंगे तो उनमें पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगी। जो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगी मॉलिक्यूल्स के दरमियान उनमें लैंड डिस्पर्शन फोर्सेस उतनी ही ज्यादा होंगी। अब लेट्स सपोज अगर इथेन का आप केस देखें तो इथेन में 2 कार्बन है, अगर हेक्सेन का केस देखें उसमें 6 कार्बन है। अब बच्चों इथेन में 2 कार्बन का मतलब ये है कि उसमें सिर्फ 2 पॉइंट पे इंटरेक्शन हो सकती है, लेकिन जो हेक्सेन उसमें 6 कार्बन थे तो 6 कार्बन की वजह से वो जो दोनों हेक्सेन के मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन कितने पॉइंट पे हो सकती है, 6 पॉइंट पे हो सकती है। तो एज अ रिजल्ट जो हेक्सेन है ना वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड स्टेट में, और जो इथेन है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, गैस की स्टेट में एग्जिस्ट। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि इथेन एग्जिस्ट गैसियस स्टेट वाइल हेक्सेन इन लिक्विड स्टेट। तो इसका आंसर ये होगा कि इन दोनों में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इथेन में 2 हैं और हेक्सेन में 6 है। इस वजह से वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करती है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। क्योंकि अब बच्चों जो फिजिकल स्टेट है ना इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होगी उतने आपके मॉलिक्यूल की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, इंट्रीमार्क्यूलर स्ट्रांग हुई उतनी उनमें जो फिजिकल स्टेट है वो आपके पास है सॉलिड में होगी। अगर कंपैरेटिवली इंटरमालिकुलर फोर्सेस वीक होंगी तो वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, और जिनमें बहुत वीक होंगी इंटरमालिकुलर फोर्सेस ना होने के बराबर होगी दोज कैन एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। तो ये बच्चों आपके पास हो गया। अब एक हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो रह गया, इंशाल्लाह उसको होप्स हो कि हम कल जो है ना वो अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।